Hello students and especially JEE aspirants. वो इसीलिए because today we are going to solve one of the JEE papers. Okay, so 2022 में the NTA has said कि हम लोग 2 बार पेपर लेंगे, ठीक है, और एक पेपर हो चुका है स्टूडेंट्स का और दूसरा अटेम्प्ट भी अभी आने वाला है। पहले नॉर्मली सभी टीचर्स ये सजेस्ट करते ही हैं कि बेस्ट मेथड ऑफ रिवीजन, अगर आपका पूरा सिलेबस अच्छा खासा कवर हो गया हो तो डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो इसीलिए ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। सो लेट अस स्टार्ट। आई एम गोइंग टू सॉल्व द फिजिक्स पेपर ऑफ जून अटेम्प्ट। 24 जून का ये सेकेंड शिफ्ट होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव सेम डायमेंशंस। ओके, तो नॉर्मली पहले से हम स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है dv बाई dx, राइट, या वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ ऐसा बोल सकते हो। जब भी आप ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हो उसको डिवाइड बाय लेंथ कर देना होता है। अगर मैं डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकंड यूनिट होता है और नीचे जो डिस्टेंस है x उसका भी मीटर ही होता है। डायमेंशन में d का कोई खास मतलब नहीं है, तो मीटर पर सेकंड और नीचे भी मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो आपको क्या आ जाएगा 1/सेकंड आ जाएगा, इजंट इट। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया और आपको 1/सेकंड आ गया। और वैसे ही डी के कॉन्स्टेंट, ये रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में रहता है, केमिस्ट्री में भी आप सुनते हो और फिजिक्स में तो 12th में लास्ट में सुनते हो एकदम, ठीक है। तो लैम्डा में क्या आने वाला है अपने पास, आपने सुना होगा e raised to माइनस लैम्डा टी रहता है। इसके अंदर लैम्डा को ही हम लोग डी के कॉन्स्टेंट बोलते हैं और टी अपना टाइम होता है। एक्सपोनेंट के पावर में कभी भी डायमेंशंस नहीं होते हैं, राइट, कभी भी डायमेंशंस नहीं होते। तो मतलब टी का डायमेंशन हम लोग को पता है टाइम है, तो लैम्डा का डायमेंशन 1/t होना चाहिए, राइट। तो लैम्डा हम लोग को मिल गया है वापस से 1/सेकंड। तो आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट और डी के कांस्टेंट इन दोनों का ही सेम यूनिट आ रहा है। ओके, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, है ना, अच्छे से, तो आपको बाकी तीनों के बारे में भी जरूर डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। तो आई विल डायरेक्टली गो टू द सी पार्ट, क्योंकि बी पार्ट में जो वेन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट है वो एक बड़े बड़े फॉर्मूलाज के पार्ट है। वेन्स कांस्टेंट फिर भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके, आई विल गो टू द C1, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा, तो वो तो 2π/कैपिटल T रहता है, राइट, तो इसका भी 1/सेकंड है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आपका इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं सर्कुलर मोशन में MBR होता है, तो आप उससे निकाल सकते हो। MBR से आता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो उसका डायमेंशन इनफैक्ट इसका यूनिट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो मैच नहीं करेगा। वेव नंबर एंड अवोगाड्रो नंबर, सुनने में लग रहा है कि दोनों नंबर है, बट ध्यान से डायमेंशंस की बातें करते हैं। अवोगाड्रो नंबर इज अ नंबर, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लेकिन वेव नंबर इज 1/वेवलेंथ, तो इसका डायमेंशन ना L इनवर्स L-1 आएगा। ओके, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया उसको, ठीक है। बी वाला आप कर सकते हैं खुद से ट्राई एक बार। तो इसका आंसर होगा अपना बी, ए ऑप्शन। और ये चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बोला जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो क्वांटिटीज है वो थ्रू आउट द सिलेबस अलग अलग जगह से पूछी हुई है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कैपिटल R, the duration of a year if the distance between the sun and the earth is become 3 hour, तो डिस्टेंस 3 गुना कर दिया है, तो हमारा भी टाइम पीरियड क्या होगा अर्थ का सन के अराउंड। तो क्या आपको पता 365 डेज होता है, लेकिन ऑप्शन में देखोगे तो उनको ईयर्स में आंसर चाहिए, तो वी कैन गो विद 1 ईयर। अभी अपना 1 ईयर है और डिस्टेंस r ले लो। ओके, और अपने को पता है केपलर के थर्ड लॉ से t स्क्वायर इज हाईली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, इजंट इट। तो आप लिख सकते हो t1/t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1/r2 का होल क्यूब, इजंट इट। t1 में कितना ले लेता हूँ 1, t2 ये तो निकालना है अपने को, होल स्क्वायर इक्वल टू r1 कितना है r ले लेते हैं, और r2 कितना है 3r, इसका होल क्यूब, r और r कैंसिल हो जाएगा, सो 1/3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब 27, राइट। अब स्क्वायर रूट भी लेना दोनों साइड पे, सही बात है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/t2 इज इक्वल टू 27 का रूट क्या होगा, क्या 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो 2 3 बाहर आ जाएंगे, सो 3 और एक 3 अंदर रह जाएगा, तो 3√3, तो रीअरेंज करो, तो t2 इज इक्वल टू 3√3 years will be your answer, which is option number D, ठीक है। तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर डी है, और ये चैप्टर ग्रेविटेशन का है। ओके, ग्रेविटेशन 11th में होता है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 3, a stone of mass m tied to a string is being whirled in a vertical circle with a uniform speed, तो वर्टिकल सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ा रहे हैं वो लोग, ठीक है। आपको पूछा है टेंशन कहाँ पे ज्यादा होगा, तो ये भी अगर बच्चों ने टॉपिक पढ़ा होगा, ये VCM का वर्क एनर्जी पावर में होता है, एनसीईआरटी के 11th में मिलेगा आपको ये। तो फिर आपको पता होगा टेंशन मैक्सिमम बॉटम पे होता है और मिनिमम टॉप पे होता है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं टॉप पे इक्वेशन बनाऊं तो T भी नीचे होता है, mg भी नीचे होता है, और सब बॉटम पे इक्वेशन बना है तो टेंशन ऊपर होता है बट mg नीचे होता है। ओके, अगर आप किसी चीज को भी हाथ में लेके घुमाते हो वर्टिकल मोशन में, तो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस हाथों में ना नीचे ही आता है,
और सबसे कम स्ट्रेस हाथों में टॉप मोस्ट पॉइंट पे आता है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग कवर कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो आपका इसका अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, मिनिमम एट द हाईएस्ट पोजीशन और द सर्कुलर पाथ, एंड आपको ये भी पता चलना चाहिए कि मैक्सिमम एट द बॉटम। फाइन, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं अपन। टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग मास ऑफ 10 ग्राम्स एंड चार्जेस भी दिए हुए हैं दोनों पे, और दोनों को हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस L दिया हुआ है, सच दैट दे स्टे इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब इक्विलिब्रियम में मान के चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दो चार्जेस में ले रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ ये Q ले रहा हूँ और इसको भी मैं Q ही ले लेता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस L है। तो अगर दोनों Q चार्ज तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो मैं किसी एक चार्ज पे FBD बना देता हूँ, ये रिपल्शन वाला फोर्स F। फाइन, तो ये F ड्यू टू द कूलम्स फोर्स, मैं FC लिख देता हूँ इसको। और सरफेस पे, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन है, तो वो उसको लेफ्ट साइड पे मूव करने देगा नहीं, तो सरफेस की वजह से जो फ्रिक्शन आएगा वो राइट की तरफ आएगी, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे तो दोनों ही चार्ज Q है, तो Q स्क्वायर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारे पास, L स्क्वायर। फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अलाउ करते हैं, म्यू इनटू नॉर्मल होता है, और नॉर्मल का वैल्यू इस केस में mg हो जाएगा, तो म्यू mg। K का वैल्यू हम लोग को एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो K का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 9 × 10⁻⁹। Q दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷, उसका स्क्वायर करो 4 × 10⁻14, उनके बीच में लेंथ वही हम लोग को निकालनी है, राइट। तो मैं L स्क्वायर लिख देता हूँ इज इक्वल टू म्यू इंटू mg। आपको यहाँ पे करना होगा, म्यू का वैल्यू यहाँ पे 0.25 है और मास वहाँ पे 10 ग्राम दी हुई है, जी का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ। उन्होंने भी ऑप्शन वहाँ, उन्होंने भी क्वेश्चन में आप देखोगे तो लास्ट में ऐसा दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वल टू म्यू का वैल्यू क्या है अपने पास 1/4, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं। मास का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 10 ग्राम, यानी कि 10 × 10⁻³ और इंटू जी, म्यू एम जी आपका इधर ऐसे आ गया। दोनों साइड से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे। फाइन, तो ये 10 10 और 10 -3, यानी कि -1 फिर भी बचेगा ना। 10 10 दो बार आ गया और -3 भी है, तो एक 10⁻⁻1 फिर भी बचेगा, तो इस पूरे को हटा के 10⁻⁻1 लिख सकते हैं अपन। -1 वो सेट जाएगा तो ये 9 के साथ +10 हो जाएगा, +10 और ये -14 है यहाँ पे, यानी कि फिर भी 10⁻⁻4 बचेगा, सब टेंस को सॉल्व करने के बाद ये बचेगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, L स्क्वायर को वो साइड लेके जाते हैं दूसरे साइड पे, तो आई कैन राइट L स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 9 एक है, 4 पहले से है, एक 4 आप और लेके आ जाओगे दूसरे साइड से, ये 4 हो जाएगा, और 10⁻⁻4 भी यहाँ पे बचा होगा, आपको उसका रूट लेना है, राइट। तो 9 का रूट 3, 4 दो बार आ गया, एक 4 ले लो, और 10⁻⁻4 से 10⁻2 आ जाएगा। और ये मीटर में आंसर है, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, चार ऑप्शंस में देखो, तो आप इंटू 100 करोगे तो ये 10⁻2 भी गायब हो जाएगा, राइट। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3 × 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर 1। ओके फाइन, ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा, मतलब इसको कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 12th के फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग करता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग को मैकेनिक्स एनएलएम भी लगा, जो कि 11th का पार्ट है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं अपन। कार्नोट इंजन, सुन के ही मालूम पड़ रहा है कि ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, 11th में हम लोग पढ़ते हैं ये चैप्टर अंडर द हीट पार्ट। ओके, तो कार्नोट इंजन टेक्स 5000 किलो कैलोरीज ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वॉयर, यानी इसको हम लोग Q1 बोलते हैं। ठीक है, तो Q1 का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 5000 किलो कैलोरी। ठीक है, रिजर्वॉयर एट 727 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T1 का वैल्यू दिया हुआ, आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 ऐड करोगे तो 1000 केल्विन आ जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर। एंड गिव्स हीट टू अ सिंक, यानी कि Q2 वैल्यू दिया नहीं है, वैल्यू बस बोला है, गिव्स टू द सिंक एट 127 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इससे अपने को T2 तो मिल जाएगा। तो T2 का वैल्यू कितना आएगा 127 और 273 आप ऐड कीजिए, ठीक है, तो आपको मिलेगा 400 केल्विन मिल जाएगा। हम लोग को पूछा है वर्क डन बाय द इंजन, वर्क डन बाय द इंजन पूछा है, राइट। तो हम लोग को टेम्परेचर और क्यूबिक में रिलेशन पता होना चाहिए। तो हम लोग को ये पता है कि Q1/Q2 इज T1/T2। ओके, Q1/Q2 इज T1/T2 होता है। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 5000 किलो कैलोरीज, डिवाइड बाय Q2 का वैल्यू दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे W माइनस Q1 लिख सकते हैं, या फिर Q2 को ऐसे ही रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये Q2 इक्वल टू T1 का वैल्यू कितना आपके पास 1000 और T2 का वैल्यू कितना 400, 0 0 0 0 कट, 10/4 कितना हो जाएगा अपने पास 5/2, और ये साइड पे क्या है 5000 किलो कैलोरीज अपॉन Q2, ये 5 कट और यहाँ पे आ जाएगा 1000, और वहाँ से जो दूसरे पे जो 2 नीचे है ना, वो 2 ऊपर लेके आ जाएंगे। अच्छा ओके, एक मिनट,
हाँ अब दिखेगा बराबर से आपको, 2 इधर है तो 2 को उधर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा 2000, यानी Q2 का वैल्यू इज 2000 किलो कैलोरीज। तो W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 होता है राइट, माइनस कीजिए, Q1 का वैल्यू कितना दिया आपको 5000 और Q2 अपन ने अभी निकाला 2000, तो माइनस करेंगे तो आएगा 3000 किलो कैलोरीज। तो आंसर तो आपका यही है। अगर वर्क डन पूछा है तो उन्होंने पूछा क्या है देखो जरा एक बार, वर्क डन ही पूछा है। ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो या तो जीरो एक ऑप्शन दिख रहा है, जूल्स में भी दिख रहा है ऑप्शन, यानी कि आपका किलो कैलोरी में नहीं चाहिए, आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग इस चीज़ को, हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 4.18 से या 4.2 से बोल सकते हो आप, कैलोरी टू जूल्स। तो अगर मैं 3000 का जो 3 जीरो है उसको 10 पावर 3 रख लेता हूँ अलग, फाइन, तो हम लोग को आंसर क्या आ जाएगा 3, और किलो कैलोरीज में भी किलो है ना, 10 पावर 3 उधर भी है, टोटल 10 पावर 6 आपको अलग रखना है यहाँ, और 3 इंटू 4.2 करना है आपको। ठीक है, 3 इंटू 4.2 अप्रोक्सीमेटली 12 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, 12.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। फाइन, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाते हैं अभी अपन। क्वेश्चन नंबर 6 में है टू मासलेस स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 2k 9k, दोनों पे मास क्या अलग अलग स्प्रिंग्स है, दोनों पे मास क्या क्या लगाना है वो भी उन्होंने दे दिया है, और दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं वर्टिकली। ठीक है, सच दैट द मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वी एक ऑसिलेशन चैप्टर का ये 11th का एकदम सेकंड लास्ट चैप्टर है ये। तो ओमेगा 1 a1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 a2, वी मैक्स का फॉर्मूला है ओमेगा इनटू a। ओके, और फिर ओमेगा का एक फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट m बाई के। ठीक है, ओमेगा होता है अंडर रूट m बाई के, एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपन, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के रहता है, ओमेगा इज अंडर रूट k बाई m। ओके, सो ओमेगा इज अंडर रूट k बाई m। k का वैल्यू हमारे पास 9k है, और इसका मास अच्छा 2k 9k, हम लोग को पूछा रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, तो a1 बाई a2 निकालना है, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ m बाई k, मास पहले का 50, k का वैल्यू 2k लिख लो, a1 को ऐसा रहने दो यहीं पे, दूसरी साइड पे ओमेगा 2 को m बाई k हम लोग को k बाई m, ओमेगा इज k बाई m, आई रिपीट सॉरी, ओमेगा इज अंडर रूट k बाई m, तो k यहाँ पे 2k है, मास यहाँ पे 50 है, बाद में यहाँ पे 9k है, और मास यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो रूट में दोनों साइड से कैंसिल हो सकते हैं, ये 50 और ये ट्वाइस आ जाएगा यहाँ पे, अग्री, के भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a2 भी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है राइट। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, दूसरी साइड पे जो 9 रूट में है वो बाहर आ जाएगा 3, यहाँ पे 2 लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे नीचे 2 है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का जो ऊपर 2 है वो इक्वल टू दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वो भी रूट के अंदर ही है, तो 2 बार 2 है, यानी कि एक सिंगल 2 यहाँ पे आपका बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे अप्रोप्रिएट 3/2 हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है उन्होंने व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन, 3 रजिस्टर दिए हुए 2 ओम 4 ओम 6 ओम, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है ये, एनसीईआरटी में आपको 12th में मिलेगा, थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उन्होंने बोला है कि इक्वल 22/3 चाहिए, 22/3 अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ 7 से थोड़ा बड़ा होगा, 7 3 21 होता है ना, 21 से थोड़ा बड़ा आएगा, तो आपका फाइनल आंसर शुड बी मोर देन 7। पहला कॉम्बिनेशन उन्होंने बोला है कि हम लोग ये ABC है, उनमें A और C को अगर हम पैरेलल में ले लेता हूँ तो A 2 है और C 6 है, फाइन, अगर 2 और 6 को पैरेलल में लोगे ना तो आंसर 2 से भी छोटा आएगा। पैरेलल का ये रूल आपको पता होना चाहिए ताकि आप जल्दी सॉल्व कर सको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। अगर मैं 2 और 6 को पैरेलल में सॉल्व करूँ ना तो आपका आंसर जो है ना वो 2 से जो छोटा है ना इन दोनों में से उनसे भी छोटा आएगा। आई होप ये रूल आपको पता हो, आप चेक भी कर सकते हो। 6 2 12, 12 डिवाइड बाय 6 + 2 8, तो ये 1.5 तक चला जाएगा। एनीवे तो मतलब 2 और 6 को पैरेलल में सॉल्व करने पे 2 से भी छोटा आएगा, और उसके अंदर आप बी सीरीज में लेते हो ना, देखो पढ़ो क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी एंड देन कनेक्टेड इन सीरीज विद बी, फाइन, तो 2 से भी छोटा है वैल्यू, और उसके साथ 4 ऐड भी कर दोगे 7 तक तो कभी नहीं पहुंचेगा, तो पहला वाला गलत। ठीक है, सेकंड वाले में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, 2 और 4 को पैरेलल में लो, 2 से छोटा आएगा वैल्यू, पर उसके अंदर फिर आप 6 ऐड कर रहे हो तो चांसेस है कि 7 तक चला जाए। ठीक है, तो आंसर तो बी ही, आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा, लेट्स डू दैट। 2 और 4 को पैरेलल में लेना है ना, तो 2 और 4 का 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 + 2 6, यानी कि 8/6, 8/6 कैन बी रिटन एज 4/3, उसके अंदर 6 ऐड करो, 6 3 जा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 18 + 4 22/3 ओम। थर्ड ऑप्शन भी मैं डिस्कस जल्दी कर सकता था, सीरीज कॉम्बिनेशन ए और सी, 6 और 2 8, और उसके बाद पैरेलल में लिया बी के, तो 8 और 4 का 4 से भी छोटा आएगा आंसर, हमको तो 7 तक चाहिए था, तो रॉन्ग। डी ऑप्शन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, 4 और 6 का आपका 10 आ जाएगा,
लेकिन आपको फिर एक यहाँ पैरेलल में लगाना है, तो आंसर तो 2 से भी छोटा आएगा। ओके, सो द एप्रोप्रिएट आंसर इज डन। क्वेश्चन नंबर 8, ये थियोरेटिकल पार्ट है। ये अ सॉफ्ट आयरन इज सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट होता है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 12th के सिलेबस में मिलेगा। मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिज्म चैप्टर 2 है हमारे पास, एक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है और एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। आई थिंक ये 5th चैप्टर है अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि क्या प्रॉपर्टीज होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के, तो आंसर आपका इसका है हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी। लो रिटेंटिविटी का मतलब यहाँ पे रहता है कि रिटेन नहीं करना चाहिए मैग्नेटिज्म, जैसे ही हम उसमें से करंट पास करना बंद कर दें, ये अपना मैग्नेटिज्म बिहेवियर लूज कर जाना चाहिए। अगर रिटेंटिविटी हाई हो, इसका मतलब वो रिटेन कर रहा है मैग्नेटिज्म, भले ही आपने करंट बंद कर दिया हो तो दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी हाई रिटेंटिविटी। तो हमें तो लो रिटेंटिविटी चाहिए टेम्पररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। हाई परमिएबिलिटी यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए उसके अंदर, अगर आप उसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड में रखो तो फाइन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पे। 3 पार्टिकल दिए हुए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स विद सेम काइनेटिक एनर्जी। तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे फेंका गया अंदर, तो रेशियो ऑफ द रेडियस पूछा गया हम लोग को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी। ओके, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इन तीनों के चार्जेस और मासेस के बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आप पढ़ने में ऐड कर लो इसके अंदर, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला एक स्टैंडर्ड केस है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है इसका, r इज इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला mv बाई क्यू भी होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, रेडियस के बहुत सारे फॉर्मूलाज है। mv बाई क्यू भी है, mv को हम लोग मोमेंटम भी लिख सकते हैं, क्यू भी मोमेंटम को अंडर रूट 2m के काइनेटिक एनर्जी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से हमें कौन सा काम आएगा, उन्होंने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड सबकी सेम तो है ही और सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला, थर्ड वाला, ये आपके काम आएगा। तो सबका ही आपको देखेंगे ये रेडियस है, तो मैं तीनों का रेशियो यहीं पे लिख लेता हूँ, r1:r2:r3, ठीक है। सबका ही b सेम है और सब में 2 सेम है, तो मुझे 2 और b का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, k का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर अंडर रूट m, तो प्रोटॉन का अंडर रूट m में सिंगल m आएगा और चार्ज भी एक सिंगल e आएगा। सेकंड, न्यूट्रॉन के लिए अंडर रूट ऑफ 2m रहता है और इसका भी चार्ज जो है इतना ही रहता है, तो इसका भी सिंगल e ही है। अल्फा पार्टिकल का मास कितना रहता है 4m, तो अंडर रूट ऑफ 4m और चार्जेस कितना रहता है 2e, फाइन। तो अगर आप देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन में से अंडर रूट 4 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो मतलब ये फर्स्ट और जो थर्ड है उसका सेम ही रेशियो आ रहा है, बस ये सेकंड वाले में एक √2 आ रहा है, m और इधर जगह से कैंसिल कर दो, 1:√2:1, तो विच इज अप्रोप्रिएट डी। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन जो है ऐसे टाइप की वैरायटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अगेन मूविंग चार्जेस चैप्टर में मिल जाएगा। मैग्नेटिज्म पे एक और क्वेश्चन आ गया, फाइन, एनसीईआरटी में अराउंड 4th चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। द रिएक्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट इज 0। ओके, इट इज पॉसिबल दैट द सर्किट कंटेन्स अ कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर। देखो अगर रिएक्टेंस 0 है इसका मतलब क्या, x 0 है। x 0 कब होगा, या तो इंडक्टर और कैपेसिटर है ही नहीं, क्योंकि ये जो अपना रिएक्टेंस है ना, ये सिर्फ एक्सएल और एक्सी रहता है अपना। ओके, बेसिकली एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू 0 आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल है, जब एक्सएल एक्सी हो ही नहीं, एक तो तब, और अगर हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, दोनों के ये एक्सएल और एक्सी इक्वल हो और कैंसिल आउट, बेसिकली रेजोनेंस बोलते हैं उसको, राइट। इट इज पॉसिबल दैट द सर्किट कंटेन्स कैपेसिटर एंड इंडक्टर, तो पॉसिबल है, वन ऑफ द केसेस है तो सही। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, इन एन एसी सर्किट द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स नेवर बिकम 0, ये भी सच नहीं है। 0 हो सकता है अगर रजिस्टर ना हो, तो पावर का काम मोस्टली रजिस्टर के थ्रू ही होता है। अगर रजिस्टर है हमारे सर्किट में तो वहाँ पे हीट लॉस के थ्रू होना ही होना है, करंट फ्लो करेगा तो, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इन एन एसी सर्किट एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स नेवर बिकम 0, नो इट इज नॉट लाइक दैट, इट कैन बी 0 एज वेल। ओके, अगर रजिस्टर भी ना हो तो, यानी स्टेटमेंट 1 is true बट स्टेटमेंट 2 is false। ये इसी चैप्टर का अगेन 12th का सिलेबस, फाइन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे जाते हैं। 10 के अंदर दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का एक फंक्शन दिया हुआ है, u इज इक्वल टू a बाय r रेज टू 10 माइनस b अपॉन r रेज टू 5, समझ रहे हो, फाइन। वेयर r इज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन भी एक कॉमनली गिवन क्वेश्चंस होता है मॉड्यूल्स में, आप किसी भी क्लासेस में प्रिपेयर करो ये क्वेश्चंस का कॉमन ही होता है, आपको सिंपल एक्सरसाइजेस में, ट्राई सेल्स में मिल जाएगा। हमसे पूछा हुआ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया मतलब फोर्स 0, फोर्स और एनर्जी का रिलेशन होता है F इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल आर,
ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली अगर इक्विलिब्रियम है तो फोर्स जीरो है, यानी कि आपको जो गिवन इक्वेशन दिया है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है और इक्वल टू बस जीरो कर देना है, ठीक है। और उसको सिंप्लीफाई करो तो आर का जो वैल्यू आएगा वही आपको वहां पे पूछा होगा। तो मतलब ए को तो ए ही रहने दो, 1/r⁻10, r⁻10 ऊपर जाएगा तो -10 ऊपर, तो -10, और एक और उसमें से -1 हो जाएगा ना, तो r⁻−11 जो कि आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे ऐसे, फिर माइनस वी भी है, और यहाँ पे 1/r⁵ है तो ऊपर -5 आ जाएगा और नीचे r⁻, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इक्वल टू आप 0 कर सकते हो। ये अपने माइनस और माइनस कट, 5 1 और 5 2 आप रीअरेंज करके कट करोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फिर आ जाएगा 2a/r⁻11 इक्वल टू, माइनस को उधर लेके जाओ तो b/r⁻6, तो r⁻6 पूरा कट है, r⁻11 में से r⁻5 बच जाएगा, राइट, r⁻5 बच जाएगा, तो आपका r⁻5 का वैल्यू आया है 2a/b। ऑफकोर्स वो पावर को वो साइड लेके जाओ तो 1/5 आ जाएगा, तो वैसा आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी वाला मिल जाएगा, राइट। एक बार फिर से एक बार चेक कर लेते हैं अपन, 2a/b, हाँ सी ऑप्शन, सो दिस इज योर आंसर। ये आपको वर्क एनर्जी पावर चैप्टर 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ओके, डब्ल्यूईपी लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg is thrown vertically upwards, ऊपर फेंका है, the air resistance produces a constant retardation of 10 Newton throughout the motion, ठीक है, the ratio of the time of ascent to the time of descent will be equal to, ठीक है। तो अभी ऊपर जाने में भी डिस्टेंस तो h ही है, नीचे आने में भी डिस्टेंस h ही है, तो आपको टाइम का जो फॉर्मूला यूज करना चाहिए वो होगा √2h/g इफेक्टिव लिख देता हूं, ठीक है। तो अभी एयर रेजिस्टेंस की वजह से ध्यान देना, ऊपर जाते वक्त जी तो नीचे की तरफ ही होता है और एयर रेजिस्टेंस भी आपको अपोज करेगा मोशन को, यानी कि वो भी नीचे की तरफ ही होगा, यानी कि पहले केस में जो जी इफेक्टिव होगा, G1 जो होगा दैट विल बी जी प्लस जो रेजिस्टेंस आया है वो, एक्सेलरेशन का वैल्यू पहले निकाल सकते हो, ड्यू टू द एयर, फोर्स दिया हुआ है ना 10 और मास दिया हुआ 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड का डी एक्सेलरेशन होगा अपने एयर की वजह से। पर नीचे आते वक्त जी नीचे होता है, वो एक्सेलरेट कराता है, बट अभी मोशन नीचे की तरफ है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगेगा, तो नीचे आते वक्त G2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी G-a। फॉर्मूला में दिख रहा है T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g, तो आपका T1 यानी कि एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, TA और TD लिख देता हूं, टाइम ऑफ एसेंट बाय टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू √, उल्टा G-a, G2/G1 ना, तो G-a G+a, इनवर्स रिलेशन है, ध्यान से देखो, G1/G2 नहीं, G2/G1 लिखना है अपने को, T1/T2 इज √G2/G1, फाइन। सॉल्व करेंगे इसको अपन, G का वैल्यू 10, A का वैल्यू 2, तो नीचे ये 10 + 2, 10 - 2 होता है 8, 10 + 2 होता है 12, 8/12 को आप लिख सकते हो √2/3, तो आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे B मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट विल गो टू क्वेश्चन नंबर 13, ओके। तो आपको ये जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है ये, ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन वाले में सीखते हैं हम लोग ये मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी में। नंबर 13 करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अपन। A flywheel is accelerated uniformly from rest and rotates through 5 radian, तो 5 रेडियन एंगल घूम गया in first second, angle rotated by the flywheel in the next second will be, तो बोलने के लिए तो सर्कुलर काइनेमेटिक्स है जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर के स्टार्टिंग में आता है एनसीईआरटी का 11, लेकिन अगर हमने मोस्टली स्ट्रेट लाइन में गैलीलियो रेशियो पढ़ा होगा कि अगर टाइम इंटरवल इक्वल होता है तो डिस्टेंसेस के रेशियो जो होते हैं वो 1:3:5:7 होता है, राइट। तो यहाँ पे भी एंगल टाइम इक्वल है, फर्स्ट सेकंड सेकंड सेकंड, तो पहले में अगर एंगल 5 रेडियन घूमा है तो दूसरे में 1:3 यानी कि 15 रेडियन, 3 गुना बढ़ जाएगा, 15 रेडियन आपका डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो जिनको ओरली आता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस इनफ की होगी तो जरूर आएगा ये वाला। अदरवाइज आप इक्वेशन लिख सकते हो, एसेंट की इक्वेशन से भी कर सकते हो या S = ½ AT² से भी कर सकते हो, सर्कुलर काइनेमेटिक्स वाला। चलो 14 क्वेश्चन, 100 ग्राम iron nail is hit by a 1.5 kg hammer striking at a velocity of 60. What will be the rising temperature of the nail if 1/4 of the energy of the hammer goes into the heating of the nail? तो it's a combination of वर्क एनर्जी पावर का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, और क्योंकि हीट की बातें भी हो रही है, थर्मल प्रॉपर्टीज कैलोरीमीटर का पार्ट भी है ये, ठीक है। तो हम लोग को बोला है 1/4 ऑफ द एनर्जी ऑफ द हैमर, हैमर में तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, ½ mv², यानी कि 1.5, और वेलोसिटी कितनी है हम लोग को यहाँ पे हैमर की 60 मीटर पर सेकंड, तो 60 का स्क्वायर भी कर लो। अब इसका 1/4 लेना है आपको और आपको कन्वर्ट करना है इसको, ये जो हीट है ये अपने को नेल के टेम्परेचर बढ़ाने में, यानी कि ms∆T यूज करना है। अभी मास ऑफ द नेल 100 ग्राम यानी कि 0.1 ले सकते हो, स्पेसिफिक हीट नेल के नीचे 0.42 दे रखी है,
बट दिस इज पर ग्राम में दी हुई ना, तो आपको मुझे लग रहा है कि यहाँ पे केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर 100 में ही रहने देते हैं, राइट? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ध्यान से देखो 0.42 जूल तो ऐसा है, बट पर ग्राम तो ग्राम में रहने देते हैं, और पर डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इंटू डेल्टा टी को रहने दो ऐसे, क्योंकि वही तो निकालना है। दोनों साइड से सॉल्व करना चालू करते हैं अपन, राइट? तो हमारे पास क्या आएगा सॉल्व करने के लिए? पहले तो ये 100 और 0.42 का 42 ले लेते हैं यहाँ पे, ऊपर 1.5 है तो उसको 15 लिख देता हूँ मैं, और 60 दो बार आएगा, पर 60 का एक जीरो मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो मैंने 1.5 का एक डेसिमल बैलेंस कर लिया, और नीचे 4 टू जा 8 या 4 इंटू 2 रहने देते हैं यहाँ पे, और वो साइड जो 42 है वो नीचे आ जाएगा, इक्वल टू डेल्टा टी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा अपन। 6 वन जा और 6 7 जा 42 रहता है, अग्री। फिर अपने पास क्या आएगा, और 2 के टेबल में ये 30 जाएगा, 4 में एक और ये 2, ये 15 आ जाएगा, तो 15 इंटू 15 225 अप्रॉक्सीमेटली होगा, और नीचे 7 टू जा 14। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 220/14 यानी कि 14 का तो आपको पता है 10 जा इज 140 और 20 जा इज 280, तो उनके बीच में कहीं पे आंसर है, तो आपका आंसर भी 10 और 20 के बीच में जो होगा वो होगा 16.07 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऑप्शन नंबर सी। We'll go to question number 15. 15 में, if a charge in the capacity is increased by 2 coulomb, the energy stored in it is increased by 44%. The original charge on the capacitor will be how much? तो ये क्वेश्चन में कैपेसिटर्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में 12th में सेकंड चैप्टर में मिलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। ठीक है, if the charge on the capacitor is increased by 2 coulomb, the energy stored in it is increased by, तो एनर्जी और चार्ज के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग को पता लगाना है। तो यहाँ पे कैपेसिटर में कोई चेंजेस नहीं किए हैं आपने, तो कैपेसिटेंस सेम रहेगा, तो आपको एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर है, बट यहाँ पे पोटेंशियल में तो कोई कमेंट ही नहीं है, हम लोग क्यू स्क्वायर बाई 2c यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे c सेम है, तो एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्यू का स्क्वायर होगा, यानी आई कैन राइट E1 बाई E2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 का होल स्क्वायर। हम लोग को एनर्जी का ही तो निकालना है, एनर्जी दिया हुआ है इंक्रीज बाय 44, तो अगर E1 को मैंने E ले लिया तो E2 44% ज़्यादा, मतलब क्या होता है, शॉर्टकट रहता है परसेंटेज को आप डायरेक्ट तो 44 को डिवाइड बाय 100 करो तो 0.44 आएगा, इसके अंदर +1 कर दो तो आपको आएगा 1.44, तो यहाँ पे 1.44 का फैक्टर ई के साथ। फाइन, पहले वाला जो चार्ज है वही हम लोग को पूछा हुआ है, उसको मैं Q लिख देता हूँ, और Q2 का वैल्यू उन्होंने बोला है कि चार्ज इज इंक्रीज बाय 2 कूलम, तो Q2 is Q plus 2 the whole square, E और E तो कैंसिल, 1.44 का रूट भी निकलेगा। ओके, तो 1.44 का रूट अगर निकलता है हम लोग के पास, तो हम लोग के पास आएगा 1 by 1.2, 1.44 का रूट, एंड दिस विल बी Q डिवाइड बाय Q plus 2। आप इसको सॉल्व कीजिए, Q plus 2 इज इक्वल टू 1.2Q, यानी कि 2 इज इक्वल टू 0.2Q, 0.2 का डेसिमल हटा के दूसरे साइड पे 10 आ जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा, और 20 डिवाइड बाय 2 जो है हमारा आंसर 10 आ जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नंबर 16, a long cylindrical volume contains a uniformly distributed charge of density rho. The radius of the cylindrical volume is r. The charged particle revolves around the cylinder. तो cylindrical body की बात हो रही है, और ये जो क्वेश्चन है चार्जेस पे है, तो ये भी आपको एनसीईआरटी 12 फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए सिलेंडर की वजह से इनसाइड के लिए। तो मैं आपको बता दूं, सिलेंडर के अंदर फॉर्मूला होता है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, वैसे ही किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए यूनिफॉर्म डेंसिटी में रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब उसके पास mv स्क्वायर बाय आर तो होना ही चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी दे कौन रहा है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन सा चार्ज हम लोग मूव करा रहे हैं? क्यू चार्ज को। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट? यहाँ पे भी आर भी सेम शेप का सेम सिंबल यूज कर लेते हैं। हमसे पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर होती है, mv स्क्वायर तो चलो यहाँ पे पहले से ही है, तो मैं क्या करूँगा, एक टू मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड करूंगा, तो ये हाफ mv स्क्वायर है ना, ये हम लोग संभाल के रखते हैं, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। 2 तो वहाँ पे है ही, नीचे आर भी है हमारे पास, और q इंटू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो के कितना आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी? आर को वो साइड लेके जाओ, क्यू है, रो है, आर का स्क्वायर है, वहाँ लेफ्ट साइड पे 2 जो नीचे आएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, तो 6 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, जरा ध्यान से देखो कहाँ पे है अपने पास। अच्छा, ये फॉर्मूला में 2 एप्सिलॉन नॉट है, राइट? मैंने फिर से 3 लिख दिया, वो जो कि स्फीयर के लिए होता है। तो 2 2 जा यहाँ पे 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आपका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। मैंने आर छोटा लिया और मैंने आर बड़ा लिया हुआ, डोंट वरी। ओके,
तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वैट, व्हाट विल बी द पीक मैग्नेटिक फील्ड एट 4 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, कंसीडर दिस बल्ब एज अ पॉइंट सोर्स विद एफिशिएंसी 3.5। तो आपको ये सिमिलर क्वेश्चन डेटा थोड़ा सा अलग एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये। ओके, एनसीईआरटी में सॉल्ड एग्जांपल में मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर में लिखा हुआ, तो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि 12th में है। ओके, इसका करेक्ट आंसर हम लोग निकाल लेते हैं, करेक्ट आंसर फाइन। तो फॉर्मूला जो हम लोग को यहाँ पे यूज करना होता है वो है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है I/C। एनर्जी डेंसिटी का भी एक फॉर्मूला है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में हम लिखेंगे B²/2 म्यू नॉट। तो हम लोग लिखेंगे B²/2 म्यू नॉट इज इक्वल, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पावर ही है, वो तो दे दिया डायरेक्टली, तो आपको यहाँ पे पावर ही सब्स्टिट्यूट करना। नीचे एरिया रह जाएगा, एरिया इज 4πr²। स्फीयर में पॉइंट सोर्स के लिए एरिया जो बनता है ना इसके आसपास, इसमें से वेव्स निकलती हैं, वो स्फेरिकल शेप होता है, 4πr² लेते हैं हम लोग। और स्पीड ऑफ लाइट आपका c हो गया। क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी भी दिया था उसका भी इस्तेमाल करो, इनटू 3.5। तो पावर का पूरा बल्ब यूज नहीं हो रहा, बल्ब का पूरा पावर यूज नहीं हो रहा, 3.5 डिवाइड बाय 100 भी यहाँ पे अपन ले लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं अभी अपन। B² डिवाइड बाय 2 इंटू म्यू नॉट को आप लिखोगे कैसे, म्यू नॉट बाय 4π10⁻⁷ होता है, तो यानी कि म्यू नॉट इज 4π इंटू 10⁻⁷ इक्वल टू पावर आपका यहाँ पे 200 है, 4πr², डिस्टेंस 4 मीटर है, आप उसका स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा। नीचे स्पीड ऑफ लाइट भी है 3 इंटू 10⁸, और ऊपर 3.5 है ही, और नीचे भी आपको 100 यहाँ पे रह गया, तो मैं यहाँ पे सीधा 10 यहाँ पे 10 ही कर देता हूँ। ओके, आई थिंक दिख मेरा कैलकुलेशन, हाँ अब ये यहाँ पे है, कैलकुलेशन करते हैं अपन। चलो, तो यहाँ से 4π तो गायब कर दो, 2 और ये 16 का 8 हो जाएगा, नीचे 200, ऊपर 200 का 100 लिख दो, और नीचे फिर 4 आ जाएगा, राइट। सब 10 के पावर को साथ में सॉल्व करते हैं। 10 पावर यहाँ पे -7 है, और यहाँ पे ऊपर 10 पावर 2 है ना, 100, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, ये और ये कट करके 10⁻⁻5 बचेगा। नीचे 10 है, -5 को हटा के हम लोग 10⁻15 कर सकते हैं। सारे चार ऑप्शन देखोगे तो 10⁻8 तो सब में ही आ रहा है, इसका मतलब 10⁻16 लिखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि रूट लेना है बाद में B² का। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस साइड नाउ, B² का आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3.5 ऊपर, और नीचे 4 3 12 है। हम लोग है ना इसको 35 कर देता है, तो एक डेसिमल आगे लिखेगा तो 10 पावर -1 और बढ़ जाएगा वहाँ पे 10⁻16। एक बार ये डेसिमल का प्लेसेस खुद से जरूर समझने की कोशिश करना। 3.5 का 35 है, यानी कि इंटू 10 किया, तो डिवाइड बाय 10 भी करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड बाय 10 मतलब पावर में और -1 हो जाएगा। अब इसका रूट ले लो, 35/12 की अगर मैं बात करूँ, 35/12 अप्रोक्सीमेटली 3 से थोड़ा छोटा होता है, उसका रूट लेना है, तो वो तो 1.73 कुछ आता है, 1.71 ऑप्शन दिख रहा है मुझे, और -16 का -8 भी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं आप। द लाइट्स ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज उस फोटॉन्स हैव एनर्जी 3.8 दिया है, और एक बार 1.4 दिया हुआ है। ये दोनों को अपन हिट करते हैं सरफेस पे, जिसका वर्क फंक्शन 0.6 है, तो दोनों ही टाइम आपकी जो इंसिडेंट एनर्जी है फोटोन की वो ज्यादा ही है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन फॉर द टू फ्रीक्वेंसीज रिस्पेक्टिवली, तो रेशियो ऑफ द स्पीड पूछा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है, जो निकल के आती है मैक्सिमम की, वो होता है h जो आपने इंसिडेंट किया है, माइनस वर्क फंक्शन। तो अगर आपको k1/k2 में लिख देता हूँ यहाँ पे, तो h पहले वाले का कितना है 3.8, वर्क फंक्शन 0.6, दूसरे वाले का 1.4 और वर्क फंक्शन दोनों टाइम 0.6। सॉल्व करते हैं इसको, 3.8 minus 0.6 is 3.2, 1.4 minus 0.6 0.8, रेशियो लेंगे तो आई थिंक 4/1 आ जाएगा ना, 8 4 30। काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv², दोनों ही फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले दोनों का मास तो सेम ही होगा, तो खाली यहाँ पे v1/v2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखना है 4/1। आप इसका रूट ले लोगे तो 2:1, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन है डुअल नेचर का, जो कि आपको मॉडर्न फिजिक्स में एनसीईआरटी के 12th में मिल जाएगा, एकदम लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं। टू लाइट बीम्स, इनकी इंटेंसिटी दी हुई है 9/4, यानी कि I1/I2 दिया हुआ है 9/4। इंटरफियर करते हैं, आपको पूछा था रेशियो द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, तो ये जो इंटेंसिटी की बातें हैं ये आपको अलग अलग चैप्टर में सुनाई देगी। 11th में भी सुनाई देगा, वेव्स चैप्टर में एकदम 11th के लास्ट में, और 12th में वेव ऑप्टिक्स में भी आपको ये चीज मिलेगी, इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तब। ओके,
तो आई मैक्स बाय आई मिनिमम का फॉर्मूला है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर भी करना है। ठीक है, तो स्क्वायर पहले कर दो तो बाद में डिवाइड कर दो तो भी चलेगा। तो 9 का मस्त डेटा दिया इतना है ना, रूट निकलता है 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, सो 3 प्लस 2 और नीचे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 6 और 3 माइनस 2 तो 1, स्क्वायर करोगे तो 36 बाई 1 मुझे ऑप्शन में यहाँ पे दिख नहीं रहा, एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। अच्छा 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, ओके, तो आपको डी ऑप्शन ये अप्रोप्रिएट मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, सुन के ही लग रहा है मॉडर्न फिजिक्स 12 का लास्ट का पार्ट है एनसीईआरटी के हिसाब से। लेट के पी एंड ई आर द एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एंड टोटल। तो आपको याद होगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए रहता है ना, तो नेगेटिव रहता है। पहले ऑर्बिट के लिए -13.6, दूसरे के लिए फिर आपको इसको और कम करना पड़ता है -3.4। तो टोटल एनर्जी आप देखेंगे तो बढ़ रही है कि कम हो रही है, वो ध्यान से देखो। जैसे जैसे आप और आपका एन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पूछा ये चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो ट्रांजिशन टू अ हायर एनर्जी लेवल। एन का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखोगे एन बढ़ने पे ना एनर्जी माइनस में 3.4 हो गई है। अगर आप नंबर स्केल पे देखोगे तो -3.4 इज कंसीडर्ड टू बी मोर देन -13.6, यानी कि टोटल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। ओके, क्या सेम स्टोरी पोटेंशियल एनर्जी की भी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव में लिखी जाती है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। बट काइनेटिक एनर्जी जो है पॉजिटिव में लिखी जाती है। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की +13.6 होती है, दूसरे वाले की +3.4, तो ये तो डिक्रीज हो रही है। सो काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग, तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल जाएगा, बी ऑप्शन, बी डिक्रीजेस बट पी एन ई आर इंक्रीजिंग। ठीक है, अब सेम स्टोरी ग्रेविटेशन चैप्टर में भी बोली जा सकती है। एक सैटेलाइट की जो 3 एनर्जीज होती है उनमें भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, और जिस तरीके से टर्म्स यूज किए दैट्स व्हाई आई एम असाइनिंग दिस टू 12th सिलेबस का मॉडर्न फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 21, अ बॉडी। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 to 20 में सारे ऑप्शंस थे सिंगल करेक्ट वाले। 21 में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यू नो सेक्शन बी है, आपको इसमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने थे, हम यहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो पहले स्टार्टिंग में इसको 45 डिग्री पे फेंका गया है। तो 45 डिग्री पे फेंकने का एक फायदा तो ऐसा होता है कि यू नो यूएक्स और यूवाई जो स्टार्टिंग के है वो तो सेम होगा, यानी अगर ये मेरा यूएक्स ले लिया है मैंने, तो ये भी मैं यूएक्स ले लेता हूँ, सिंबल का नाम यूज कर रहा हूँ। यूवाई भी लिख सकता हूँ दोनों को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यूएक्स यूएक्स ले लिया मैंने दोनों। ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स इज 20, तो अभी थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है 2 सेकंड के बाद। हॉरिजॉन्टल तो यूएक्स ही रहेगा, अग्री, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा, बट वाई कंपोनेंट जो होगा वो मैं बोल सकता हूँ यूएक्स माइनस जी टी हो गया ना, वी वाई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू में इनिशियल स्पीड यूएक्स लिखा हुआ माइनस जी इंटू टाइम कितना दिया उन्होंने, कितना टाइम बाद 2, तो ये ऐसा हो गया। और इसके बाद इसकी रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो गई है 20, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 20 स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू यूएक्स का स्क्वायर प्लस ये जो अपन अभी नया आया ना यूएक्स माइनस जी, जी 10 ले लो, तो 220 का होल स्क्वायर, राइट। क्या मैं इसको ऐसा सॉल्व करूंगा तो मुझे यूएक्स का वैल्यू यहाँ से बहुत मुश्किल से लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हुए दिख रहा है, बट आ जाएगा फाइन। हम लोग को फिर पूछा है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी, तो मैक्सिमम हाइट तो आपको सिर्फ तभी आएगी जब आपको यू वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g फॉर्मूला लगाना है ना आपको। इनिशियल स्पीड का अपन यूएक्स ले रखे, चलो सॉल्व करते। 400 इक्वल टू यूएक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी यूएक्स का स्क्वायर माइनस 40 यूएक्स प्लस 20 का स्क्वायर 400, दोनों साइड से 400 400 कैंसिल कर दो। अच्छा वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं रहा, माइनस जो है वो ये साइड आ जाएगा, तो 40 यू एक्स आ जाएगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर 2 यू एक्स स्क्वायर 2 और 40 यहाँ पे 20 आ जाएगा, यू एक्स कैंसिल कर दो, एक यू एक्स का वैल्यू आपको आ गया है 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि इनिशियली जो अपना 45 डिग्री का था ना, यानी उसका एक्स कंपोनेंट भी 20 है, वाई कंपोनेंट भी 20 है। मैक्सिमम हाइट के लिए आपको वाई कंपोनेंट ही चाहिए होता है, यू स्क्वायर बाय 2g, यानी कि 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इज 10, 20 स्क्वायर इज 400, 400 बाय 20 करोगे तो आपको 20 मीटर मैक्सिमम हाइट आ जाएगा, विच इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एंटीना इज प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। अच्छा बाय द वे ऊपर वाला क्वेश्चन कौन से सिलेबस का है, मोशन इन अ प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन 11th एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 22, एन एंटीना इज प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि k बोलो या एप्सिलॉन r बोल दो, 6.25 है। इफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द एंटीना इज 5 mm, यानी लेंथ ऑफ द एंटीना दी हुई है 5 mm, इट कैन रेडिएट अ सिग्नल ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। और नीचे ऑप्शन में क्वेश्चन में ही म्यू आर भी दिया हुआ है, रिलेटिव परमिएबिलिटी भी दी हुई है 1।
ऊपर रिलेटिव परमिटिविटी, नीचे रिलेटिव परमेबिलिटी है। अगर आप ये दोनों दे रखी है तो आपको स्पीड ऑफ लाइट मिल जाएगी उस मीडियम में। प्रॉब्लम अगर आपको पता हो तो v इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर आ जाती है। तो c तो होता है 3 इंटू 10⁸ नीचे आप अंडर रूट में 6.25 इंटू 1, अंडर रूट 6.25 यानी कि 2.5 का स्क्वायर होता है ना 6.25, तो ये ऐसा आ गया। फाइन, 3 बाई 2.5 इंटू 10⁸ ये वेलोसिटी आ गई। हम लोग को वेवलेंथ निकाल लेनी चाहिए, तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। जो अपना लेंथ ऑफ द एंटीना होता है वो लैम्डा बाय 4 के बराबर होना चाहिए। एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल आ जाएगा। लेंथ कितना दिया उन्होंने 5 mm, 5 mm को इंटू 4 करोगे तो 20 mm आ जाएगा, राइट। फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। सो एफ इज इक्वल टू स्पीड जो कि 3 इंटू 10⁸ है, नीचे 2.5 है, और फ्रीक्वेंसी लैम्डा के नीचे आ जाएगा 20 mm, 10⁻³ कर देते हैं, mm दिया हुआ। इसको जरा सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। गीगाहर्ट्ज बोला है, यानी कि गीगाहर्ट्ज अगर आपको हम लोग सही करें तो 10⁹ चाहिए होता है अलग। तो ये 0 इधर से हटा के डेसिमल को यहाँ पे 25 कर देता हूँ। 25 इंटू 250 होता है, 50 का भी एक 0 हटा के यहाँ पे -2 लेते हैं, -2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे +10 हो जाएगा, और हमको गीगा चाहिए था तो एक 9 रहने देते हैं, एक 10 को अलग लिखते हैं। तो ये 9 और एक 10 को अलग ले लेते हैं। तो 3 इंटू 10 30, 30 बाई नीचे 5 यानी कि 6 गीगाहर्ट्ज। तो 6 इज योर करेक्ट आंसर। ये कम्युनिकेशन चैप्टर से है जो एकदम लास्ट में पढ़ते हैं, पर 12 का भी सिलेबस ओवर होने के बाद। 23 पे जाते हैं। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर। पोटेंशियोमीटर तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा 12th सिलेबस का एनसीईआरटी में। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस 20 ohm is connected in series with a 25 volt battery and an external resistance of 30 ohm. A cell of EMF E secondary circuit is balanced by 250 centimeter long potentiometer wire. The value of the E is given by x by 10. आपको वैल्यू ऑफ x निकालना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग तो कर लिया मैंने पूरा। एक वायर है जिसका लेंथ 10 मीटर दे रखा है और उसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है वायर, गुड। उसके साथ एक बैटरी यानी प्राइमरी सर्किट बनाओ अपना। ये बैटरी 25 वोल्ट की, और एक रेजिस्टेंस भी इसके साथ लगाया हुआ है हमने 30 ओम का। ये ऊपर जो वायर है ना, ये AB वायर, ये भी एक रेजिस्टर ही है ना, वायर तो रेजिस्टर ही होता है। तो 20 ओम दिया हुआ है और लेंथ इसका 10 मीटर दिया हुआ है। सेल ऑफ EMF E इन द सेकेंडरी सर्किट, अच्छा तो एक एप्लीकेशन ही है ये। सेकेंडरी सर्किट में बैलेंस कर दिया है अपने 250 सेंटीमीटर पे, तो वैल्यू ऑफ द ई भी। तो ई का फॉर्मूला होता है बैलेंसिंग के लिए के इंटू बैलेंसिंग लेंथ, और के कैसे निकालता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब उधर का V डिवाइड बाय टोटल L, और V इज इक्वल टू आई आर हम लोग लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पता है तो आप वो फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो E इज इक्वल टू के एल, के होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि V अपॉन टोटल लेंथ इंटू L। V इज इक्वल टू आई आर करोगे, इस लूप में करंट जो है ना ये वाला I, तो I इंटू इसका रेजिस्टेंस, खाली AB वायर का रेजिस्टेंस, तो आपका ये जो 20 इधर है वो ले लेंगे यहाँ पे। बैलेंसिंग लेंथ कितना है 250 सेंटीमीटर, और नीचे टोटल लेंथ 10 मीटर। 10 मीटर को सेंटीमीटर में लिख देते तो 10,000 हो जाएगा यहाँ पे। अगली इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे ना मीटर को सेंटीमीटर में, वो क्यों किया कि 250 सेंटीमीटर दिया होगा, ठीक है। अभी V इज इक्वल टू आई आर में I तो लिख लिया, आप I भी निकाल लोगे तो अच्छा होगा। पहले I कैसा हो जाएगा, नीचे जो लूप है I विल बी इक्वल टू टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखता हूँ टोटल EMF कितना नीचे आएगा 25, और टोटल रेजिस्टेंस कितना सर्किट का 30 और 20 यानी कि 50, ये आ गया आपका करंट। इंटू 20 तो क्या था यहाँ पे 250 वन सा, और ये 250 इंटू 4 कर देते हैं तो नीचे 4 भी रह जाएगा आपका। ये 0 0 कट कर देते हैं, फिर 5 4 जा 20 नीचे आ गया, 10 नीचे रहने देते हैं और ये 2 वर्ड कर देते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे 25/10, मतलब अपना 25/10 आ रहा है ना यहाँ पे। अच्छा मैंने 2.5 मार्क किया हुआ, जरा एक बार फिर से देख लेना चाहिए कैलकुलेशन हम लोग को। ओके मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से कर लेता हूँ यहाँ पे, कि पहली बार जब मैंने सॉल्व किया था तब शायद 2.5 आया था। ओके लेट अस सी कहाँ पे कुछ चेंजेस तो नहीं। एक बार फिर से EMF बैलेंस कर रहे हैं हम लोग K इंटू एल पे। ओके K का वैल्यू आपका क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और V कैसे निकालेंगे IR से, तो I इंटू वायर का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। एक बार डेटा देख लेते हैं, हाँ वायर का 20 ओम है, और पर यूनिट लेंथ यानी कि टोटल लेंथ है 10 इंटू 100,000, और ये इंटू 250। इधर ही 1 जा और 4 जा कर लेते हैं, 4 1 जा और ये 5 जा। कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज करते हैं, देखते हैं आंसर सेम आता है क्या। करंट इज टोटल EMF यानी कि 25, और टोटल रेजिस्टेंस है 50 ओम इंटू 5 है 5 1 जा और ये 10, फिर से 25/10 ही आ रहा है। ओके आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद आंसर 2.5 लास्ट आंसर 2.5 आया होगा, बट हम लोग को x/10 चाहिए ना,
तो मैंने x बाई 10 के फॉर्म में लाया, अगर इसी को x बाई 10 के साथ इक्वेट करेंगे तो 10 10 कैंसिल, x वैल्यू 25, तो यहाँ पे मुझे आंसर 25 आ रहा है। ओके, अगर मेरा कोई भी आंसर आपके आंसर के साथ मैच नहीं करता है तो प्लीज लेट मी नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा ये पोटेंशियोमीटर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अभी अपन। टू ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स इक्वल फ्रीक्वेंसीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में इंटरफेरेंस होने वाला है, तो मोस्टली तो ये आपका स्टेशनरी वेव्स ही बनता है। द इंटरफेयर टू प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव, ये आपको 11th के सिलेबस में वेव्स चैप्टर में मिल जाएगा लास्ट में। इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल टू 10 cos pi x sin 2 pi t by कैपिटल T, ये cos में एक sin है। हमको पूछा एम्पलीट्यूड कितना होगा अगर x इक्वल टू 4/3 है, तो एम्पलीट्यूड का ध्यान कौन रखता है, जो x वाला टर्म होता है ना इक्वेशन में, यानी कि 10 cos ऑफ पाई x, बस इसको ही देखना है आपको एम्पलीट्यूड के लिए, तो इसमें x की वैल्यू 4/3 डाल दो, cos ऑफ पाई इंटू 4/3, cos ऑफ 4 pi/3, 4 pi/3 को आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए 10, 4 pi/3 जो है ना अपना, उसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं 3 pi/3 प्लस 3 pi/3 प्लस pi/3 करेंगे तो कर सकते हैं, राइट। तो 3 3 कट हो जाएगा तो पाई, cos ऑफ पाई प्लस यानी 180 प्लस थीटा ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट और वहां पे नेगेटिव रहता है अपने पास, ऑल्दो प्लस और माइनस का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो एम्पलीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड इज इनफ, तो मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हैं 10 इंटू और पाई प्लस किया तो cos का cos ही रहेगा, cos 60 डिग्री इज हाउ मच, cos 60 डिग्री इज हाफ, तो 10/2 इज 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है और जो उन्होंने क्वेश्चन में ब्लैक फिल इन द ब्लैंक्स में लास्ट में सेंटीमीटर ही लिखा हुआ है, दिस इज आवर आंसर। 25th वाले पे जाते हैं अपन। वहाँ पे दिया हुआ है सर्किट दिया हुआ है और डायग्राम में देख के समझ में आ रहा है कि वहाँ पे एक जीनर डायोड भी है, सेमीकंडक्टर चैप्टर 12th का लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर है ये, ठीक है। और हम लोग को बोला हुआ है कि लोड लगाया हुआ उसका रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है, आपको पूछा है करंट इन दी लोड। अब जीनर डायोड का जो 5 वोल्ट है वो सीधा इसके अक्रॉस ही चला जाएगा, तो यानी कि आपको लोड के अक्रॉस सीधा पोटेंशियल डिफरेंस पता है 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस भी पता है, सीधा करंट निकालने में क्या ही दिक्कत है, समझ रहे हो। तो ये तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। ओम्स का लगा दोगे I इज इक्वल टू V बाई R, यानी कि 5 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम, यानी कि 10⁻3। अब मिली एम्पियर में चाहिए ना, तो 10⁻³ तो ऊपर जा ही रहा है ना एम्पियर में, तो ये मिली एम्पियर ही तो हो गया, तो आंसर 5 ही है आपका। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया हम लोग। Question number 26. A sample contains this much kg of two substances A and B with half lives 4 seconds and 8 seconds respectively. तो ये half life पे क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलते हैं, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में आपको न्यूक्लियाई चैप्टर 12th के लास्ट में मिलेंगे। तो दो कंटेंट्स है, ए और बी सैंपल्स हैं, दोनों के 10⁻² मास दिए हुए हैं, हाफ लाइफ एक का 4 और एक का 8 दिया हुआ है, राइट। द रेशियो ऑफ द एटॉमिक वेट भी गिवन है 1:2। द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स ए एंड बी आफ्टर 16 सेकेंड्स विल बी x/100, हम लोग को x निकालना है। तो पहले दोनों के मास सेम है, आपको फॉर्मूला पता होगा nt इज इक्वल टू n0 e⁻ λt। देखते हैं यूज में होता है कि नहीं। अब 4 सेकेंड और 8 सेकेंड हाफ लाइफ है, 4 सेकेंड और 8 सेकेंड्स ए और बी के, फाइन। तो 16 सेकेंड्स की बात करें, अगर 16 सेकेंड्स में ए के कितने हाफ लाइफ हो गए, 16 सेकेंड्स में ए के कितने हाफ लाइफ हो गए, ध्यान से देखो, 4 सेकेंड 1 लाइफ, 16 सेकेंड मतलब 4 हाफ लाइफ, यानी कि ए जो है उसके 4 हाफ लाइफ हो गए। और आपको पता होगा पहले अगर n था तो 4 हाफ लाइफ के बाद n/2⁴, यानी कि 1n/2⁴ कितना होता है n/16 अमाउंट बचा है। ओके, डीके हो गया 15n/16, पर बचा इतना है। हम लोग को पूछा रेशियो ऑफ द अमाउंट्स ए एंड बी आफ्टर दिस, तो रिमेनिंग अमाउंट ही पूछा, तो ये ए की बातें होगी। और बी का, अपने बी का 8 सेकेंड्स दिया हाफ लाइफ और 16 सेकेंड्स पे पूछा है, तो 16 सेकेंड्स 8 का डबल है, यानी कि 2 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ मतलब n/2⁴, यानी कि n/4 आ गया। आपको बस इन दोनों को डिवाइड कर देना, इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो 1/16 और 1/4 सॉल्व करेंगे अपन इसको, तो 1/4 रह जाएगा। आपको इसमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, राइट, तो आपको इसमें नीचे 25 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करो, करना पड़ेगा ना, मैथ्स को फॉलो करना है। तो 25 × 4 100 तो आ गया, ऊपर 25 रह गया, तो 25/100, तो 25 इज योर आंसर आफ्टर कंपेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 27, ये न्यूक्लियर चैप्टर का था बाय द वे। क्वेश्चन नंबर 27, a ray of light is incident at an angle 60 degree on the glass slab of refractive index √3. After refraction, the light ray emerges out from the parallel face and lateral shift between the incident ray and emergent ray. तो ये आपको वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स दोनों चैप्टर में मिल जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन ही है। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब एक डायग्राम के फॉर्म में बताने की कोशिश करता हूँ। ये रे इधर से आएगी
ऐसे डेविएट हो जाएगी और फिर वापस से इमर्ज कर जाएगी। और ये जो रे है जो इंसिडेंट थी सीधी सीधी लेके आ जाओ यहाँ पे। सो दिस एल इज कॉल्ड एज योर लैटरल शिफ्ट। ओके, तो आपका ये आई हो जाएगा तो यहाँ पे आर हो जाएगा और ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा आई माइनस। ठीक है, आपको एल निकालना है तो कुछ ट्रिगो थोड़ा अच्छा आना चाहिए तो आपका काम हो जाएगा। पहले तो हम लोग आर निकाल लेते हैं इसका। तो स्नेल्स लॉ लगाओगे, बाहर 1 है म्यू साइन ऑफ आई यानी कि साइन 60, ठीक है, जिसको मैं √3/2 लिख देता हूँ। अंदर का म्यू इज √3 और अंदर का साइन आर। ओके, स्नेल्स लॉ को सब लोग अलग अलग तरीके से भी याद रखते हैं। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू बाय याद, वो भी से भी याद कर सकते हो। मुझे तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला याद रहता है, म्यू इनटू उसी मीडियम का साइन आई या साइन आर। तो √3 कैंसर, साइन आर का वैल्यू 1/2 यानी कि आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो आर का वैल्यू आपको 30 डिग्री आ गया। आई का वैल्यू कितना है आपका 60 डिग्री। अच्छा, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं मैं डिराइव कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे थिकनेस ये टी हो जाएगी। मैं ये जो हाइपोटेन्यूस है ना जो रे आ रही है इसको मैं कुछ एच लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस आर यूज करो। कॉस आर इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस एच। ठीक है, और अपने को एल चाहिए तो ये ट्राइंगल ये वाला भी देख लो। यहाँ पे एल जिसके अंदर है ना वो ट्राइंगल देखो 90 डिग्री आपको दिख रही है इसके अंदर, ये वाली। तो उसके अंदर आप यूज करोगे हमारा साइन आई माइनस आर। साइन आई माइनस आर यानी कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एच आ गया। इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो कॉस आर क्या लिखेंगे अपन इसके अंदर, फिर कॉस आर बाय साइन ऑफ आई माइनस आर इज इक्वल टू एच एच कैंसिल टी अपॉन एल। तो आपका लैटरल शिफ्ट इसके अंदर से आ जाएगा। ओके, थिकनेस अगर दी हुई हो तो फाइन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं डायग्राम हटा देता हूँ यहाँ पे ताकि मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। फाइन, तो सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ पे कॉस आर यानी कि कॉस 30 इज √3/2। नीचे साइन आई माइनस आर यानी कि 60 माइनस 30 विच इज ऑल्सो साइन 30 यानी कि ये हाफ आ जाएगा। फिर से थिकनेस यहाँ पे कितनी दी हुई है, थिकनेस पूछी है टी और लैटरल शिफ्ट दी हुई है। तो लैटरल शिफ्ट है 4√3। तो ये नीचे का 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा। बट ये 4√3 का भी √3 उधर आ जाएगा ना, तो 4 इंटू √3 इंटू 3 इज 3। तो ये थिकनेस आ गया 12 सेंटीमीटर आपका आंसर। Then we go to 28th question. A circular coil of 1000 turns each with an area of 1 meter second, 1 meter square is rotated about its vertical diameter at the rate of 1 revolution per second. तो ये डेटा सुन के आपको क्लिक हो रहा होगा कि EMI चैप्टर और AC चैप्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, AC शुरुआत यहीं से होती है, जहाँ पे EMI खत्म होता है वहाँ से AC शुरू होती है। मैक्सिमम वोल्टेज आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा NBA ओमेगा। ओके, मैक्सिमम वोल्टेज रहता है। नंबर ऑफ टर्न्स है 1000, मैग्नेटिक फील्ड है 0.07, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू, अच्छा पाई का वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट करना अच्छा रहेगा क्योंकि 0.07 डेटा दिया हुआ है। रेडियस कितना, अच्छा एरिया डायरेक्ट 1 मीटर स्क्वायर दे दिया है क्या? ओके, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे इंटू एरिया आप ले सकते हो सीधा 1 और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन यूज करेंगे क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड यानी फ्रीक्वेंसी एन दी हुई है। तो 2 पाई, अच्छा हाँ यहाँ पे पाई आ गया तो 22/7 आप ये वाला यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन यहाँ पे दिख नहीं रही है तो थोड़ा सा इधर पे एरिया, हाँ एरिया 1 ओमेगा 2 पाई, पाई की जगह पे 22/7 और एन का वैल्यू 1। ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ये 7 और ये 0.01, 3 जीरो है और 2 डेसिमल यानी 1 10 फिर भी रह जाएगा। 22 इंटू 2 44 और 44 डायरेक्ट 10 440 वोल्ट इज योर। 29 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, मोनोटॉमिक गैस, तो मोनोटॉमिक से पढ़ के समझ में आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का ये पार्ट होगा। ठीक है, परफॉर्म्स अ वर्क ऑफ Q/4 एंड Q इज द टोटल हीट। तो इंटरनल एनर्जी भी आप डेल्टा फर्स्ट लॉ से आपको पता है कि अगर Q का वैल्यू Q दिया है, W का वैल्यू Q/4 दिया तो डेल्टा U विल बी Q माइनस W, है ना, फिजिक्स के फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के हिसाब से। तो आपको डेल्टा U का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 3Q/4। हम लोग को पूछा है मोलर हीट कैपेसिटी, C का फॉर्मूला होता है CV प्लस R/1 - x। तो हम लोग को x निकालना है यहाँ पे पहले। फाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले Q का फॉर्मूला लिख देते हैं। Q इज इक्वल टू क्या आता है अपने पास, सॉरी W का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, NR डेल्टा T डिवाइड बाय 1 - x। ओके, और डेल्टा U का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, NCV डेल्टा T, राइट। दोनों को डिवाइड करके देखते हैं हम। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं दोनों को। यहाँ पे n डेल्टा टी कैंसिल हो गया। W की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, दिया हुआ है Q/4 और कैलकुलेशन थोड़ा सा लिखे अपने को बराबर सामने, हाँ, और डेल्टा U क्या लिखा हमने 3Q/4।
इक्वल टू आर तो रहने दो अभी के लिए 1 माइनस एक्स, सी वी का वैल्यू होता है 3r/2, मोनोटॉनिक दिया हुआ उन्होंने, आर आर कैंसिल, ये q/4 और ये q/4 भी कैंसिल, ये 1/3 का ये साइड से 3 कैंसिल, तो देयरफॉर खाली यहाँ पे 1 इक्वल टू 2/1 माइनस एक्स बचा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू -1 आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे, क्या लिखा था मैंने, c इज इक्वल टू सी वी यानी कि 3r/2 प्लस r अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स वैल्यू ऑलरेडी -1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4r/2 विच विल कम आउट टू बी 2r विल बी योर आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन 30। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बोला हुआ इन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द टेंपरेचर डिफरेंस, यानी कि डेल्टा टी पहले ही प्लॉट करके दे दिया, टेंपरेचर नहीं है ये, डेल्टा टी है ये, ठीक है, ऑफ द वाटर एंड सराउंडिंग, यानी कि पहले से सराउंडिंग से माइनस करके दिया है आपको वाई एक्सिस पे, आपको समझना जरूरी है। अब ग्राफ को स्टडी करते हैं, पहले 60 था, सराउंडिंग टेम्परेचर कहाँ पे दिया, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ 80, तो पहले 80 था टेम्परेचर और हम लोग को दिखाया 60 है पहले, यानी कि टेम्परेचर सराउंडिंग से 60 डिग्री ज्यादा, यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर आप इससे निकाल सकते हो 20 डिग्री सेल्सियस ना, क्योंकि 80 माइनस 20 60 होता है, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 80 है, मतलब डेल्टा टी 60 बता रहे हैं, इसका मतलब सराउंडिंग माइनस करके बता रहे हैं आपको, तो 60 मतलब 20 रहा होगा सराउंडिंग टेम्परेचर, फाइन। और टाइम लग गया उनको 60 से 40 तक आने के लिए, डेल्टा 6 मिनट लगा, और वो बोल रहा है 40 से 20 जाने को और कितना टाइम लगेगा, T2 कितना वैल्यू होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अपन करते हैं इसको सॉल्व करते हैं अपन इसको, तो फॉर्मूला है यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, सही। तो पहले टेम्परेचर डिफरेंस कितना से कितना आ गया, पहले 60 था फिर 40 आ गया, तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, टेम्परेचर कितने का चेंज हुआ है यहाँ पे 20 का चेंज हुआ है, राइट। सो 20 और टाइम इंटरवल हम लोग को मालूम है 6 मिनट, फिर नीचे डिवाइड करने पे फिर से 20 का ही चेंज है, टाइम्स बार नहीं पता हम लोग को, टाइम इंटरवल है ये, T2 नहीं है ये, टाइम इंटरवल है। एवरेज टेम्परेचर पहले कितना लेंगे, अब ये 60 की जगह पे एक्चुअली ये 80 है और ये 40 की जगह पे यहाँ पे 60, आप प्लस 20 कर देते हो ना इसके अंदर, आपको तो एवरेज टेम्परेचर बॉडी का निकालना है, तो 80 और 60 का एवरेज हो जाएगा 70, सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिवाइड बाय, फिर हम लोग के पास ये 20 की जगह पर 40 लिखना पड़ेगा टेम्परेचर, 60 और 40 का एवरेज होगा 50 माइनस यहाँ पे 20 का। आई होप आपको क्लियर कि क्यों कहाँ पे प्लस और माइनस किया जा रहा है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, 70 माइनस 20 इज 50, और कैलकुलेशन सामने लाता हूँ, एक मिनट। और 50 माइनस 20 इज 30, 0 0 कट, 20 20 भी कट, टी ऊपर चला जाएगा, टी बाई 6 इज इक्वल टू 5/3, 3 1 और 8 2, तो टी का वैल्यू है 10 मिनट, टाइम इंटरवल आया है। ठीक है, पर हम लोग को T2 वहाँ पे ग्राफ में देखो तो टोटल टाइम T2, यानी कि आपका आंसर अच्छा 10 आया था पहले, मेरे को 10 नहीं है आंसर, आपका आंसर यहाँ पे 16 मिनट है, तो बेचारा किसी ने अगर पूरा 10 आंसर ला दिया होगा पर लास्ट में इसमें गड़बड़ कर दी होगी तो रॉन्ग मिल जाएगा आपको। ओके, सो दिस इज वेयर वी एंड दिस पेपर। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट आए तो आप बता सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू।